अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था प्रीवियस टॉपिक, उस पर हमने किया था एटॉमिक साइज। आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो वेरी नेक्स्ट काम आ जाएगा, उसमें हमने करना है आयोनाइजेशन एनर्जी को। अब आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की कम से कम मिकदार जो हमें चाहिए होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। देखें जरा, अब इसका मतलब पहले आप समझे, उसके बाद हम इसके एग्जांपल की जाने आते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद हम ये लेते हैं कि वो एनर्जी की कम से कम मिकदार है। क्या है? एनर्जी की वो कम से कम मिकदार है जो हमें चाहिए होती है। क्या आता है? ये हमें चाहिए होती है किस वक्त? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। किस काम के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाले शेल से, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक अकेले एटम से। देखिए जरा आप एग्जांपल, आप ये फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2। कौन सा मॉलिक्यूल है? H2। अब हम सबसे पहले फोर्स लगाने के बाद या एनर्जी देने के बाद दोनों एटम्स को अलग अलग कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों एटम्स को अलग अलग कर देते हैं। अब अलग एटम को, एक को मैं यूं लिख लेता हूं, दूसरे को मैं यूं लिख लेता हूं। ठीक होगी बात? ये हमारे पास दो अलग अलग एटम्स आ गए। अब इसमें से मैं एक एटम को लेता हूं। एक एटम यहाँ पे कौन सा है? H पॉजिटिव है। एक एटम यहाँ पे कौन सा? हाइड्रोजन है। अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन अकेला यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आप नाम दे दोगे आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको नाम दे देंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम। और चूंकि H के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब हम उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन से ऊपर चार्ज आ गया? इसके ऊपर चार्ज आ गया है पॉजिटिव। अब होता यहाँ पे क्या है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन एटम की प्रॉपर्टी है, उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या है? कि जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रॉपर्टी है एक एटम की, और उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के शेल में मौजूद है, और जो न्यूक्लियस है उस इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो जरा देखें आप, ये हमारे पास अगर एक H एटम है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो न्यूक्लियस फोर्स लगा के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपने जब तक इस अट्रैक्शन को खत्म नहीं करना, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, और उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपने लगानी है ताकि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सको। क्या है? कि वो एनर्जी जो आपने प्रोवाइड करनी है ताकि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या वो कहलाएगी? उस एनर्जी को हम नाम दे देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब इसके बाद एग्जांपल कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, Na के ऊपर आ जाएगा यूनी पॉजिटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होगी 496 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी? हमें जो एनर्जी इस काम के लिए रिक्वायर्ड होगी वो होगी 496 किलो जूल पर मोल। बात समझ आ गई ना? अब एटम हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल हैव मोर देन वन आयोनाइजेशन एनर्जी। देखें जरा, आपने ये कहा हुआ है कि अगर एक एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है,
इस एटम ने क्या काम करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है या इलेक्ट्रॉन को लूज करना है अपने वैलेंस शेल से, ताकि उसका जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अब इस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनका जो इनर शेल है अब वो वैलेंस शेल बन जाएगा और वहां पर उसका ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट होगा। और जिसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, उसके ऊपर आ जाएगा यूनिपॉजिटिव चार्ज। अब जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है उसने दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक होगी बात? क्या काम करना है कि जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने दोनों इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना है, लेकिन वो इन इलेक्ट्रॉन को स्टेप बाय स्टेप लॉस करेगा। फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, सेकंड स्टेप में दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और इसी तरह जिसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है इसने तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालना है। फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, सेकंड में दूसरे को निकाल देगा और थर्ड स्टेप में तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। बात समझा गई ना? तो जिसने एक से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने हैं उसने वो स्टेप बाय स्टेप निकालने हैं। मसलन जिसके पास दो है, पहले स्टेप में पहला निकाला फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरे स्टेप में वो सेकंड निकाल देगा, दैट इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और जिसके पास तीन है वो तीसरे स्टेप में तीसरा भी निकालेगा, दैट इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। वो क्या कराएगा, उसको हम नाम दे देंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का। मसलन आपने बात किया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, उसके आपने कहा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएगा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप इसको नाम दे दोगे, रिमूव करना है आपने यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। आप एग्जांपल आप लेके आ रहे हैं, आपने यहां बात की है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने क्या काम करना है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिमूव करेगा, सेकंड स्टेप में वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। क्या काम करेगा, फर्स्ट स्टेप में वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और उसके बाद वो सेकंड स्टेप में सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो जब वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा उसके लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी 738 किलो जूल पर मोल। कितनी होगी, 738 किलो जूल पर मोल। और इसके बाद जब उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, अब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, यूनिपॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया है, यूनिपॉजिटिव चार्ज। तो यूनिपॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी उसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है जो कि उसने रिमूव करना है। सही होगी बात? तो अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन वो है वो रिमूव होना है फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन। कहां से निकलना है, फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन। तो जब यूनिपॉजिटिव आयन से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अब उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक होगी बात? और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की जो मिकदार चाहिए होगी वो 1145 से 1150 किलो जूल पर मोल होगी। कितनी होगी, 1150 किलो जूल पर मोल। अब हम इस इक्वेशन दोनों स्टेप्स को एक इक्वेशन में राइट कर देते हैं। तो आप एक के रिएक्टेंट को दूसरे के प्रोडक्ट के साथ कैंसिल आउट कर दो और बाकियों को आप ऐड कर दो। तो अगर ये Md+1 है, ये भी Md+1 है, कैंसिल आउट हो गया, बाकियों को आप ऐड कर दो, बाकी के अलावा मैग्नीशियम बच जाएगा, ये आपके पास रिएक्टेंट आ गया। इधर ये डबल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो ये आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझा गई? लेकिन अब यहां पे है क्या कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो है ज्यादा। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है और सेकंड ज्यादा क्यों है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये वाली है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में आप इसको यही फर्ज कर ले कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका साइज लार्ज है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक साइज और आयनिक साइज करवाया था, तो वहां मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास कैटाइन होगा उसका साइज स्मॉलर होगा देन पेरेंट एटम, और अगर आपके पास एनाइन होगा तो उसका साइज लार्जर होगा देन पेरेंट एटम, और उसकी हमने वजह की बात कर ली थी। तो यहां पे हम बात करते हैं कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है वो आपने पेरेंट एटम से निकाला है,
आपने क्या काम किया है, जब आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है तो आपने निकाला है पेरेंट एटम से, और जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसका साइज पेरेंट एटम का लार्ज था, तो वहां से लार्ज साइज के होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, आपने इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल लिया। लेकिन जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अब वो कन्वर्ट हो गया कैटाइन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, अब वो कन्वर्ट हो चुका है कैटाइन में, और कैटाइन का साइज स्मॉलर होता है पेरेंट एटम। क्या होता है, कैटाइन का साइज स्मॉल होगा किस चीज से, पेरेंट एटम से। तो जब आपने कैटाइन आयन से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो अब चूंकि वहां पे साइज क्या है, स्मॉल है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक होगी बात। तो ये लिख लिया कि बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन रिमेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम मोर स्ट्रांगली, कि जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज करके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेंड की जानब। अब ट्रेंड में फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप की, उसके बाद हम बात करते हैं पीरियड की। तो ये वही ट्रेंड बहुत आसान सा कि आपने कहा है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं एटम का साइज क्या होता है, कम होता है, यही होता है ना, या ज्यादा होता है। डेफिनेटली कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे एक नया शेल ऐड होगा, उसका साइज स्मॉल होता जाएगा, नहीं उसका साइज लार्ज होता जाएगा। ठीक होगी बात। जब आपने टॉप टू बॉटम आना है, एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जा रहा है, उसका साइज लार्ज होता जा रहा है। ठीक होगी बात। मसलन आप बात करो लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 है, पोटेशियम का कितना है 19, इसके पास K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 1 है, K के पास 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितने हैं 8 हैं, आगे M भी शुरू हो जाएगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 2 शेल हैं K और L, उसके बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है सोडियम, उसके पास 3 शेल हैं, इसी तरह इसके पास 4 शेल आ जाएंगे पोटेशियम के पास, तो साइज बढ़ता जाएगा। ठीक होगी बात। जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती जाएगी, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता जाएगा एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप देखो जरा, हमने यहाँ पे बात की है कि ये हमने एक यहाँ पे ट्रेंड ड्रा कर दिया है कि लिथियम इसका साइज स्मॉल है, एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए, उसके बाद सोडियम एनर्जी और कम, पोटेशियम और कम, मीडियम एनर्जी में क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ता जा रहा है और एनर्जी के कम होने के चांस ज्यादा होते जाएंगे। समझागी ना। लेकिन जब हम आते हैं पीरियड में, तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड में साइज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है, पीरियड में साइज रिमेन कांस्टेंट। तो जब साइज कांस्टेंट, सॉरी पीरियड में क्या होगा, शेल रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा पीरियड में, शेल रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब शेल वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन साइज क्या होता जाएगा, वो स्मॉल होता जाएगा। बात समझा गई ना, कि शेल तो कांस्टेंट रहेगा जो कि आपने एटॉमिक साइज में कर लिया है, लेकिन वहां पे क्या होगा कि साइज कम होता जाएगा। शेल कांस्टेंट है, साइज स्मॉल होता जाएगा। क्यों स्मॉल होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में तो ऐड होते जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते जाएंगे, साइज उसका स्मॉल होता जाएगा। तो जब साइज स्मॉल होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा कि एटॉमिक अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की वो क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये हमने थोड़ा सा आज ट्रेंड किया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये पीरियड में कैसे वेरी करती है, और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अल्लाह हाफिज।